मतलब इनका क्या कहना है कि सबसे पहले एप्लीकेशन देनी हो तो किस तरीके से लिखी जाए, ये इनसे जानते हैं। जी, सेक्शन 489F का जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले ये होता है कि जब आपको कोई फेक चेक देता है तो उसका ये होता है कि आपने सबसे पहले मुतलका बैंक से रुजू करना होता है। या तो वो जिस ब्रांच का चेक होता है आपको उस ब्रांच में जाना पड़ता है, या आपका किसी दूसरी ब्रांच में अकाउंट है तो आपको उस ब्रांच में जाकर उस चेक को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने के लिए जब आप उसका प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए ये होता है कि उस चेक में जब वो एंटर करता है, अगर उस चेक उसके जो अकाउंट है उसमें अनसफिशिएंट बैलेंस हो तो वो बता देता है कि इसमें अनसफिशिएंट बैलेंस है। अगर उसके अंदर फेक सिग्नेचर किए गए हों फिर भी वो बता देते हैं कि ये फेक सिग्नेचर है। फिर इस तरह से उसके ऊपर वो हम स्लिप उनसे ले लेते हैं कि अगर इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसकी स्लिप हमें दे दें। फिर उससे ये प्रूव हो जाता है कि असल में ये जो चेक हमें दिया गया है ये एक फेक चेक है। फिर उसकी स्लिप को हम लोग लेके तो एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं जिसमें सबसे पहले हमने बताना होता है कि हमने ये चेक जो हमें दिया गया है ये किसकी बाबत दिया गया है। हमने उसको पैसे दिए हैं या उसके साथ कोई कारोबार की बाबत उसने हमें चेक दिया है। हमने एक एप्लीकेशन के अंदर एक कंप्लीट एक वकूए को बयान करना होता है कि इसके अंदर असल में ये वकूआ था और इसकी बाबत हमें चेक मिला गया। ये चेक हमें कहीं से मिला नहीं है और इसने अगर सिग्नेचर इसने अगर अपने गलत सिग्नेचर किए हैं तो ये भी इसकी मेलाफाइडी है कि इसमें गलत सिग्नेचर किए हैं। अगर बैंक में बैलेंस नहीं था तो फिर इसने हमें चेक क्यों दिया। इस तरह से हमें एप्लीकेशन को लेकर हमें मुतलका एसएचओ को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी होती है। वहाँ पे फ्रंट डेस्क बना होता है। आजकल एक एप्लीकेशन देने का बड़ा अच्छा प्रोसीजर है कि हर थाने में एक फ्रंट डेस्क बना दिया गया है। आपको किसी मुंशी के पास किसी मुहर्रर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई पैसा आपका नहीं लगता है। आपने जाकर फ्रंट डेस्क पे एप्लीकेशन देनी होती है और वो एप्लीकेशन की बाबत आपको एक रसीद मिलती है, कंप्यूटराइज्ड रसीद, जिसमें यह भी लिखा होता है कि आपकी एप्लीकेशन एक फलाने थानेदार को एक मुतलका जिस तफ्तीशी को वो फॉरवर्ड की जाती है उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर और ये भी लिखा जाता है विद इन 24 आवर्स वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करता है। क्योंकि जैसे ही एप्लीकेशन आपकी एक कंप्यूटर के अंदर दर्ज हो जाती है तो वो एप्लीकेशन मुतलका सीसीपीओ मुतलका डीपीओ हर जगह पर, हर थाने में, हर जगह पर वो चली जाती है और मुतलका उनके जो अफसरान होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि ये जो एप्लीकेशन की बाबत मुतलका तफ्तीशी से आपने क्या किया है। फिर उसका ये होता है कि अगर वो आपकी एसएचओ सुनवाई नहीं सुनता या मुतलका थाना आपकी नहीं सुनता, आप उसी एप्लीकेशन को लेके मुतलका एसपी के पास जाएं, मुतलका सीसीपीओ के पास जाएं। अगर फिर भी नहीं होता फिर उसकी बाबत हमारे पास 22A-22B सेक्शन मौजूद है जिसमें आप डायरेक्ट कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं। आप कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। कोर्ट में आप प्रूव करते हैं कि जो मुझे ये चेक मिला गया है ये फेक दिया गया है, सारे मामला हैं। फिर उसके बाद जब ये कोर्ट ये मुनासिब समझती है कि वाकई इसके बंदे के साथ ज्यादती हुई है तो फिर वो कोर्ट ऑर्डर कर देती है मुतलका एसएचओ को कि ये जो इसके अगेंस्ट एफआईआर की जाए। अहमद भाई, जब ये एफआईआर दर्ज कर दी जाती है उसके बाद क्या क्लाइंट को करना चाहिए कि सबसे पहले तो किससे बात करनी चाहिए? सबसे पहले क्लाइंट को एक अच्छे फौजदारी वकील के पास जाना चाहिए क्योंकि क्रिमिनल वकील इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है और वो फिर वो आपको बताएगा कि इस बंदे की सबसे पहले तो उसको बंदे के एप्लीकेशन होने के बाद बंदे का गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी है। इसको गिरफ्तार करवाया जाए, उसके बाद फिर उसकी पैरवाई की जाए। उसके पीछे ये लोग एफआईआर करवा के बस पीछे बैठ जाते हैं, बस ठीक है हमने एफआईआर करवा दी है, बस अब खुद ही कानून पुलिस वाले खुद ही करेंगे। पुलिस वाले फिर ले दे के मामला करके वो बंदे को लूज छोड़ देते हैं। बंदा फिर आखिरकार वो जो चेक की बाबत जो मामला होता है वो वहीं पर रफा दफा हो जाता है। आपको चाहिए कि आप उसकी बाबत उस बंदे के पीछे रहें, एक अच्छा सा वकील करें और उसके बाद उस बंदे की बेल ना होने दें। जब बंदा आगे तक जाएगा, जब बंदा एक लॉन्ग टर्म तक जुडिशियल हवालात में रहेगा, फिर जरूर मोस्टली ऐसा होता है कि जब कोई बंदा लॉन्ग टर्म के लिए जुडिशियल हवालात में रहता है फिर वो कंप्रोमाइज़ की तरफ आता है। अच्छा अहमद भाई, ये भी बताइएगा कि जैसे ही एक बंदा के ऊपर एफआईआर होगी, वो गिरफ्तार हो गया, कितनी देर बाद वो मुतलका मजिस्ट्रेट के पास पेश होगा? वो एक प्रोसीजर है कि अगर बेल ना हुई हो तो वो 14 दिन के बाद हर 14 दिन के बाद उसकी पेशी होती है। 14 दिन बाद उसने मुतलका मजिस्ट्रेट के पास आना होता है। अगर वो सेशन ट्रायल है तो मुतलका एएसजे के पास उसने जाना होता है। अगर वो लोअर कोर्ट का ट्रायल है तो फिर वो मुतलका मजिस्ट्रेट के पास आएगा। 14 दिन के बाद उसकी पेशी होगी। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ यानी उसकी बेल हो गई है, बेल होने के बाद जब उसका चलान सबमिट होगा विद इन आफ्टर 14 डेज, जब उसका चलान सबमिट होगा तो उसके
चलान सबमिट होने के बाद ऐसा होगा कि वो उसको नोटिस करेगी कोर्ट मुतलका मुद्दई को भी और उस मुलजिम को, फिर उसके बाद एक ट्रायल स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद उसका